हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? आपकी तैयारी कैसे चल रही है? एसएससी जीडी वाले और खासकर यूपीएसआई वाले, इन सभी के लिए भाई साहब धुआं वीडियो है साइंस की। इसमें आप तो इस वीडियो में आपको साइंस से संबंधित जबरदस्त 20 जीके के सवाल मिलेंगे और भाई साहब बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। मैं बता रहा हूँ, यदि आपने वीडियो ध्यान से देख ली तो आपको विश्वास हो जाएगा हाँ वीडियो में कितने धुआं प्रश्न है। और फ्रेंड्स, हमारा जो मोटो है, उद्देश्य है, वो है अब की बार अंतिम प्रहार। भाई साहब सिलेक्शन पाकर रहना है, पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजवाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसा पढ़िए ताकि एग्जाम हॉल में सारा पेपर धुआं हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दमदार प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्था में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? देखिए भाई साहब, आजकल ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 20% आर्द्रता था, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इस अवस्था में जो है, जो गीले कपड़े हैं वो सबसे जल्दी सूख जाएंगे। इन चारों विकल्पों के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, ये 2008, 2011, 2016, 2018 के ये पीसीएस और एमपीपीसीएस अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसका सही जवाब है 20% आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए गीले कपड़े जल्दी सुखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैं जानबूझकर ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने कई एग्जाम फाइट किए हैं, कई एग्जाम दिए हैं और ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हूं। क्योंकि फ्रेंड देखिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है आपका समय खराब करने की, क्योंकि और यदि आप नहीं पढ़ाई करते, यदि आप ध्यान से वीडियो को नहीं देखते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई साहब, मुझे किसी के पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कमाई के लिए ये चैनल मैंने नहीं खोला है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और एक अच्छी जॉब में हूँ और ऑल इंडिया मेडल जो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं जो बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं और अपने जो नॉलेज है, जो मेरे पास ज्ञान है, मैं उसको कभी ना भूलूं, अर्थात उसमें बढ़ोतरी होती रहे और मेरा भी साथ साथ रिवीजन होता रहे। बस मेरा यही उद्देश्य है चैनल बनाने का और आप तक अपनी वीडियो प्रोवाइड कराने का। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना आप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, जो कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं, तो क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। ये आपका ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अच्छा स्रोत है? गाजर, मटर, चावल, पालक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई साहब पालक अधिक खाना, यदि आप में अंदर आयरन की कमी है, लोहे की अच्छी जो कमी है, तो आपको पालक खाना चाहिए। डॉक्टर्स आपको पालक खाने की सलाह देते हैं क्योंकि पालक में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हृदय कब आराम करता है? मैंने आपको पिछली जो वीडियो अपलोड की है उसमें आपको एक क्विज के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था ये, तो बताइए। कभी नहीं, सोते समय, दो धड़कनों के बीच, अभी यौगिक आसन करते समय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो धड़कनों के बीच। जो दो धड़कन होती है, जब दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है, उसी समय भाई साहब जो हमारा हार्ट होता है, जो हृदय होता है, वो आराम कर लेता है, आराम फरमा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने पर होने वाला रोग कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट धुआं करने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा बताइए? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस। आपके ऑप्शन है ल्यूकोमिया, पैरालिसिस, स्क्लेरोसिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर इस बीमारी के नाम सुना होगा। देखिए, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा को ढकने वाली एक झिल्ली होती है जिसको क्या कहते हैं? मेनिंजस कहते हैं, मेनिंजस। और इसमें सूजन और दर्द को क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इस रोग के कारण भाई साहब गला दुखता है, तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, लगातार उल्टियाँ होती हैं, मानसिक चेतना में कमी आ जाती है, अर्थात सोचने की जो शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। और जो आरबीसी होती है, जो हमारे रक्त में जो रेड जो आरबीसी होती है, जो फ्रेंड्स जो श्वेत रक्त कणिका, करेक्शन माफ कीजिएगा, लाल नहीं, जो डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनके बढ़ जाने के कारण जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। देखिए याद रखिएगा, जो हमारे क्या होता है, जब खून में, रक्त में जो डब्ल्यूबीसी है उनकी जो संख्या बढ़ जाती है, तो उसके कारण जो रोग होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो ये पैरालिसिस है, ये लकवाग्रस्त एक रोग है। कौन सा? लकवा, इसमें लकवा मार जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। चलिए, और जो ल्यूकोमिया, जैसे क्या कहते हैं हम? ब्लड कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान की हड्डी, जांग की हड्डी, कोहनी की हड्डी या फिर नाक की हड्डी? मैंने न जाने कितनी बार इस क्वेश्चन के बारे में बताया होगा। वह है कान की हड्डी और उसका नाम है स्टेपीज। याद रखिएगा कौन सा है? स्टेपीज। और जांग की हड्डी कौन सी है जो सबसे बड़ी है? ये जो जांग की हड्डी है उसका नाम है फीमर, वो सबसे बड़ी है। और जो कान की हड्डी स्टेपीज सबसे छोटी है मानव शरीर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमीटर, मैनोमीटर या फिर कैरेटोमीटर या फिर लक्समीटर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरेटोमीटर। आप जानते हैं कि सोना जो होता है वो कैरेट में होता है। किसमें? कैरेट में। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 15 कैरेट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और 24 कैरेट का जो सोना होता है वो सबसे शुद्ध माना जाता है। और उसकी जांच जिस यंत्र से करते हैं तो उस यंत्र का नाम है आपका क्या? कैरेटोमीटर। और जो स्टेथोस्कोप है इससे किसकी जांच करते हैं भाई साहब? इससे करते हैं रक्तचाप मापने के लिए, अर्थात जो ब्लड प्रेशर होता है उसकी माप करते हैं स्टेथोस्कोप से। और जो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है इससे हम जो हृदय की जो ध्वनि है, हृदय की जो ध्वनि आवाज़ है उसको सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं स्फेग्नोमीटर। और जो लक्समीटर है इसका इस्तेमाल करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, जो लाइट का जो स्पीड है उसको नापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं लक्समीटर का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कैरेटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का रंग या फिर चट्टानों का भार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चट्टानों की जो आयु है, जो उनकी एज है उसको मापा जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग एक जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से। और फ्रेंड्स जो अमेरिका के एफ लीवी क्या थे? एफ लीवी एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। तो इनको जो है रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है। और इन्होंने सबसे पहले 1949 ईस्वी में कार्बन पर आधारित जो तिथियां हैं, जो डेट हैं, उनके निर्धारण की विधि की घोषणा करी थी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? चट्टानों की उम्र। चट्टानों की उम्र को मापा जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, HAL किस उत्पादन से संबंधित है? टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के, वायुयानों के, अंतरिक्ष मिसाइलों के या फिर युद्ध मिसाइलों के? आपने अक्सर सुना होगा HAL के बारे में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जो इसका मुख्यालय है, जो इसका ये जो फैक्ट्री है जो HAL है, ये कहाँ पर है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। और ये सबसे अधिक भाई साहब वायुयान का, जो हमारे फाइटर जेट होते हैं, फाइटर विमान होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उनका सबसे अधिक कंपनी निर्माण करती है। और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। 1964 में स्थापना की गई थी इसकी बेंगलुरु कर्नाटक में, याद रखिएगा। और इसके जो फिलहाल आजकल देखा जाए तो वर्तमान में इसके पूरे देश में 6 राज्यों में 12 विभाग कार्यरत हैं। 6 राज्यों में 12 इसके जो डिपार्टमेंट है वो इसके कार्यरत हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्य काम होता है विभिन्न प्रकार के लड़ाकू विमान, वायुयान, हेलीकॉप्टर और उसके इंजन में लगने वाले जो उपकरण होते हैं या फिर कलपुर्जे होते हैं, उनका डिजाइन तैयार करता है और उनका निर्माण भी ये करता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायुयानों के निर्माण से संबंधित आपका HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? फ्रेंड्स मैं आपको दावा करता हूं कि इन 20 प्रश्नों में से आपका एक आध प्रश्न जरूर फंसेगा। नहीं तो आप एग्जाम के बाद में मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि हाँ सर कितने प्रश्न आपकी वीडियो से आई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की उपस्थिति और उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए रेडार का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। और इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि जो वायुयान है, जो फाइटर जेट्स है, उनकी गति अर्थात उनकी स्पीड और उनकी डायरेक्शन क्या है, ये भी जाना जाता है रेडार से ही। और आजकल भारतीय सेना में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। भारतीय सेना में नहीं, विदेशों में भी, अर्थात जो विश्व की अलग अलग देशों की जो सेनाएं होती हैं उनमें सबसे अधिक इस्तेमाल रेडार का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान पर क्या असर पड़ेगा? तो देखिए भाई साहब, ये सब मैं आपको पहले ही बताया कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आजकल बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि जो घटनाएं हमारे आसपास घटित होती हैं अक्सर वहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो ये भी तो हमारे आसपास ही घटना है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आप सोच रहे हैं कि उसका टेम्परेचर घट जाएगा क्योंकि फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया तो ठंडी हवा बाहर आएगी तो टेम्परेचर घट जाएगा, तो भाई साहब आप 200% गलत हैं। आप बिल्कुल रॉन्ग है, घट नहीं जाएगा बल्कि बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ जाएगा सुनिएगा। देखिए फ्रेंड, जो रेफ्रिजरेटर के दरवाजे होता है उनको खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि
इसमें जो फ्रियोन जैसी गैसें होती हैं, कौन सी फ्रियोन जैसी जो गैसें होती हैं वो बाहर निकलती है, जो क्या करती है, जो भाई साहब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देती है, अर्थात गर्म कर देती है कमरे को। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि लीवर और किडनी को सबसे ज्यादा क्षति अर्थात हानि निम्न में से किस गैस से पहुंचेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूलकण या फिर सीसा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह आएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है फ्रेंड्स, इससे सबसे अधिक जो हानि होती है हमारे लीवर को और किडनी को होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये कैंसर करते हैं, हमारे शरीर में कैंसर बढ़ाने में ये जो है ये कारण होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और धूलकण क्या करते हैं, ये हमारे श्वास संबंधी जो रोग होते हैं, जो हमारे श्वसन संबंधी रोग होते हैं, ये उनको बढ़ाते हैं। और शीशा जो हमारा केंद्रीय नर्वस सिस्टम उसको ये डैमेज करता है शीशा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और फ्रेंड्स इस घंटे को जरूर दबाना, इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देना चाहिए, तभी आपके पास हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आ सकेंगे और तभी आप एग्जाम हॉल में धुआं कर सकोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भाई साहब, आपको बड़ा ही ये आसान सा लग रहा होगा, लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नत्रजन ऑक्साइड जिन्हें NOH कहते हैं, NOx, या फिर जल वाष्प। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन प्रदूषण नहीं करती, बाकी मीथेन, NOx और जल वाष्प ये सभी करती है। और सबसे ज़्यादा करती है भाई साहब जल वाष्प, कितना, ये लगभग 36 से कितना 72% ये प्रदूषण करती है ओजोन में। जो ओजोन प्रदूषण होता है लगभग 36 से 72% जल वाष्प के कारण होता है अकेले। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसके द्वारा भी होता है लगभग 9 से 26%। और मीथेन के द्वारा भाई साहब इससे 4 से 9% तक ओजोन प्रदूषण होता है। और जो नत्रजन ऑक्साइड है NOx, इससे भी होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और खुद ओजोन है लगभग 3 से 7%। तो सभी को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीकार्बोनेट। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट। लेकिन एक एग्जाम होता लगभग 2008 या 9 का कोई UPPSC का एग्जाम था, तो उसमें जो आयोग था, तो भाई साहब आयोग ने इसका राइट आंसर पॉलीकार्बोनेट नहीं माना था, बल्कि क्या माना था, पॉलीएमाइड। ये आपका राइट आंसर माना था। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है वो है आपका पॉलीकार्बोनेट। कई बार आयोग से भी गलती हो जाती है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। राइट आंसर है पॉलीकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यह जो है इसी सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। और देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है जिसे हम प्रकाशित तंतु कहते हैं हिंदी में, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो प्रकाश होता है उसके सिग्नल को इसकी तीव्रता में अर्थात उसकी स्पीड में बिना कमी किए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है बिना स्पीड में कमी किए प्रकाश के सिग्नल को अर्थात लाइट के सिग्नल को। और जो ऑप्टिकल फाइबर होता है फ्रेंड्स, यह क्वार्टज कांच के बहुत लंबे और पतले बहुत सारे असंख्य हजारों रेशे होते हैं, उनसे मिलकर बनाया जाता है ये। और जो प्रत्येक रेशा होता है उसकी मोटाई लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर होती है। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने आपको क्यों बताया, ये फ्रेंड्स इसलिए बताया कि याद रखिएगा ये क्वेश्चन एक बार आया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है और उसमें हजारों असंख्य रेशे से मिलकर वह बनता है जो उसका क्वार्ट्ज कांच होता है। तो वह जो रेशा होता है उसकी मोटाई कितनी होती है, ये एक बार क्वेश्चन आया था, तो उसकी मोटाई होती है लगभग 10⁻⁴ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है EEG से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है। आपने अक्सर सुना होगा ECG, EEG, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, हृदय, मस्तिष्क, कान या फिर यकृत। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने अक्सर सुना होगा। भगवान करे किसी को इसकी आवश्यकता ना पड़े और सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क।
जो ईईजी होती है इससे जो है मस्तिष्क की जांच होती है बिना मस्तिष्क में छेद किए हुए, बिना भेदे हुए। मस्तिष्क के जो अलग अलग रोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, उन सबका ज्ञान हो जाता है। जैसे कौन कौन से रोग हैं, मिर्गी और मस्तिष्क के जो संक्रामक रोग होते हैं, मस्तिष्क का जो टीबी होता है और जो उसका कैंसर होता है और कृमि रोग होते हैं, इन सब की जो है जांच हो जाती है ईईजी के द्वारा बिना मस्तिष्क में सुराख किए हुए, छेद किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? थायमिन बेरी, बताइए क्या है? राइट है बिल्कुल। जो थायमिन की जो कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, बिल्कुल सही होता है। विटामिन के की कमी से क्या अंधापन होता है? नहीं होता भाई साहब। और नियसिन की कमी से पेलाग्रा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो विटामिन के की कमी से अंधापन नहीं होता, बल्कि विटामिन के क्या काम करता है? ये हमारे जो रक्त है खून में, उस पर थक्का जमाने में सहायक होता है। जब कोई चोट लग जाती है और उस पर जो रक्त का थक्का जमता है, उसमें सहायक होता है विटामिन के। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो भाई साहब चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और नहीं जमेगा तो अधिक खून बहेगा, रक्त बहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, टेस्ट सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस या फिर हाइपरटेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा यौन संबंधित रोग है, तो इसका जो सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। यदि आप टेस्ट सेक्स व्याधि सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। मुझे पता है आपका बहुतों का ध्यान यहाँ गया होगा इस प्रश्न पर, इस विकल्प पर, तो उसका सही जवाब है हीमोफीलिया। तो देखिए फ्रेंड्स, हीमोफीलिया के बारे में थोड़ा बता दूं। हीमोफीलिया जो होती है एक ऐसी आनुवांशिक बीमारी होती है कि इस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे क्या होता है चोट लगने या फिर शरीर के किसी भाग के कटने पर रक्त का जो स्राव होता है बंद नहीं होता, और इसके फलस्वरूप इसके कारण से जो शीघ्र उपचार, यदि जल्दी उपचार नहीं मिला तो रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। और ये रोग अधिकतर किस में होता है? स्त्रियों में होता है, महिलाओं में होता है। महिलाएं इस रोग की वाहक मानी जाती है, वाहक। और एक साइंटिस्ट थे हेल्डन, तो हेल्डन साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार जो ये रोग था सबसे पहले जो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया, ये उसको हुआ था। ये भी याद रखिएगा, स्पेशल फैक्ट है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत टफ भी है भाई साहब। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप इसका सही आंसर नहीं लगा सकते। बताइए कौन सा कीट नहीं है? तो पहले तो जान लीजिए कीट होते क्या हैं। जो फ्रेंड जो कीट वर्ग होता है, जो इंसेक्टा होता है, तो उसके जो इंसेक्टा वर्ग अर्थात जो कीट वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें उड़ने के लिए एक या दो जोड़ी पंख जरूर होते हैं। पंख या तो एक होगा या फिर एक जोड़ी होगा, या दो जोड़ी पंख होंगे। तो जो खटमल है, खटमल, घरेलू मक्खी, मच्छर, इन सब में क्या होते हैं? पंख पाए जाते हैं, अर्थात ये कीट वर्ग में आते हैं। और मकड़ी जो होती है वो कीट वर्ग में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है? बाल्टी जो पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर आकर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या फिर पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में था, उसके मास वैल्यू में प्राप्ति हुई है, फिर उसकी बढ़ोतरी हुई है, अर्थात उसका जो भारीपन है वो बढ़ा है। बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने अक्सर ये अनुभव किया होगा, मैं जानता हूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानी की जो सतह से ऊपर आकर ये भारी हो जाती है। क्योंकि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार किसी वस्तु का जो भार होता है वो पानी के अंदर कम होता है तथा पानी की सतह के ऊपर वह भारी महसूस होती है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। और इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। आपको बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। मैंने आपको अक्सर बताया कि आपको देशों की राजधानी याद करनी है, और जहां भी आपको कोई देश का नाम दिखाई देगा तो भाई साहब फटाफट से दिमाग में घुमाइएगा, रिवाइज करिएगा कि उसकी कैपिटल, उसकी करेंसी क्या है। और यदि आपको नहीं मालूम होता तो भाई साहब फटाफट से गूगल सर्च करिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वहाँ से किसकी करेंसी और राजधानी क्या होती है। तो बताइएगा कि ताशकंद किसकी राजधानी है। पहले मैंने खूब चिल्लाड़ के बताया था आपको कि ताशकंद किसकी राजधानी है, और भी बहुत से देशों की राजधानी बताई थी, याद भी करवाई थी। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान। सही आंसर आपका कमेंट बॉक्स से छापिएगा फटाफट से। चलिए फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा यदि आपको यूजफुल लगी है और क्वेश्चंस आपको नॉलेजेबल लगे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपके पास कुछ ज़्यादा फटाफट से कमेंट करिएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, इस प्रकार का सिंबल आना चाहिए, तब आपके पास सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आ पाएगी।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके आने वाले एग्जाम के लिए सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जल्दी सिलेक्शन हो और आप अपने आप का, अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने समाज का, ना अपने देश का नाम रोशन कर सके। सफलता आपके कदम चूमे, आप लगातार निरंतर सफलता की ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंचते रहें। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।